नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। आपदा प्रबंधन विधेयक 2024 लोकसभा में पेश किया गया। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से पश्चिमी घाट को इको सेंसिटिव जोन घोषित करने की समय सीमा तय करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कोटा निर्धारित करने के लिए अनुसूचित जाति यानी SC और अनुसूचित जनजाति यानी ST वर्गों में उपवर्गीकरण की अनुमति दी। विश्व बैंक ने वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 मिडिल इनकम ट्रैप जारी की। वियतनाम के प्रधानमंत्री ने भारत की राजकीय यात्रा की। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने डोनर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और रुक करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। आपदा प्रबंधन विधेयक 2024 लोकसभा में पेश किया गया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह विधेयक आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में संशोधन करेगा। ये संशोधन 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप विकास योजनाओं में आपदा प्रबंधन को अधिक प्रभावी ढंग से एकीकृत करने के लिए किए जा रहे हैं। चलिए खबर की शुरुआत में विधेयक के मुख्य प्रावधानों पर एक नजर डालते हैं। इसमें पहला है आपदा डेटाबेस। इसमें राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आपदा संबंधी डेटाबेस तैयार करने का प्रावधान किया गया है। इस डेटाबेस में आपदा का आकलन, निधि आवंटन का विवरण, व्यय, आपदा से निपटने की तैयारी और जोखिमों को कम करने की योजना, जोखिम रजिस्टर आदि शामिल होंगे। दूसरा है आपदा योजना। नया संशोधन विधेयक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी SDMA को क्रमशः राष्ट्रीय स्तर पर एवं राज्य स्तर पर आपदा योजना तैयार करने का अधिकार देता है। वर्तमान में यह अधिकार राष्ट्रीय कार्यकारी समिति और राज्य कार्यकारी समिति के पास है। राष्ट्रीय योजना की हर 3 साल में समीक्षा की जानी चाहिए और हर 5 साल में कम से कम एक बार इसे अपडेट किया जाना चाहिए। शहरी प्राधिकरण की बात करें तो विधेयक में शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। इसे राज्य की राजधानियों और नगर निगमों वाले बड़े शहरों में स्थापित किया जाएगा। अगला है वैधानिक मान्यता। इसमें राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति और उच्च स्तरीय समिति को कानूनी दर्जा देने का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति बड़ी आपदाओं से निपटने के लिए नोडल एजेंसियां हैं। वहीं उच्च स्तरीय समिति वित्तीय सहायता की मंजूरी देने वाली एजेंसी है। और आखिरी है राज्य आपदा मोचन बल। आपदा से निपटने की राज्यों की क्षमता को मजबूत करने के लिए राज्य सरकारों को राज्य आपदा मोचन बल गठित करने का अधिकार दिया गया है। चलिए अब विधेयक के मुख्य प्रावधानों के बाद आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के मुख्य प्रावधानों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। इसमें त्रिस्तरीय संस्थागत संरचना की स्थापना का प्रावधान किया गया है। पहला है राष्ट्रीय स्तर। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA। दूसरा राज्य स्तर। राज्य के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण SDMA। और तीसरा जिला स्तर। जिला कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी DDMA। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष की स्थापना की गई है। आपको बता दें, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल आपदाओं की स्थिति में विशेषीकृत कार्रवाई के लिए जिम्मेदार है और राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष आपदा की खतरनाक स्थिति से निपटने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए स्थापित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से पश्चिमी घाट को इको सेंसिटिव जोन घोषित करने की समय सीमा तय करने को कहा। जुलाई 2022 में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पश्चिमी घाट को इको सेंसिटिव एरिया यानी ESA घोषित करने के लिए एक मसौदा अधिसूचना जारी की थी। इसका उद्देश्य पश्चिमी घाट की समृद्ध जैव विविधता की रक्षा करना था। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पश्चिमी घाट के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यह 6 राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में फैला हुआ है। 2011 में गाडगिल समिति ने पूरे पश्चिमी घाट को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र यानी इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया ESA घोषित करने की सिफारिश की थी।
समिति का मानना था कि इसके घने जंगलों और बड़ी संख्या में मौजूद स्थानिक प्रजातियों की रक्षा के लिए ऐसा करना जरूरी है। इस समिति की सिफारिशों पर विचार करने के लिए के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया गया था। कस्तूरीरंगन पैनल की सिफारिशों के बाद केंद्र सरकार ने पश्चिमी घाट को इको सेंसिटिव एरिया यानी ESA घोषित करने के लिए एक मसौदा अधिसूचना जारी की थी। आगे बढ़ते हैं और पश्चिमी घाट पर मसौदा अधिसूचना 2022 के मुख्य प्रावधानों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहला है मानव जनित गतिविधियों पर नियंत्रण। इसमें प्रतिबंधित गतिविधियों में खनन, उत्खनन व रेत खनन, लाल श्रेणी के उद्योग, नई ताप विद्युत परियोजनाएं आदि शामिल हैं। विनियमित यानी कुछ शर्तों के साथ अनुमति में जल विद्युत परियोजनाएं आदि भी शामिल हैं। अनुमति प्राप्त गतिविधियों में पहले से मौजूद सभी स्वास्थ्य सेवा केंद्र, कृषि और वृक्षारोपण गतिविधियां आदि आते हैं। और पश्चिमी घाट के लिए निर्णय सहायता और निगरानी केंद्र की स्थापना की बात करें तो इसका मुख्य कार्य पश्चिमी घाट की पारिस्थितिकी की स्थिति का आकलन करना और उस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। इसी के साथ अब मुख्य चिंताएं भी जान लेते हैं। पश्चिमी घाट को इको सेंसिटिव एरिया घोषित करने से स्थानीय निवासियों की आजीविका और विकास संबंधी गतिविधियों को नुकसान पहुंचेगा। पश्चिमी घाट में आने वाले राज्यों का दावा है कि मसौदा अधिसूचना जारी करने से पहले किसी भी वैज्ञानिक सर्वेक्षण में इको सेंसिटिव एरिया के आकार का निर्धारण नहीं किया गया था। खबर के अंत में इको सेंसिटिव जोन के बारे में भी बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 ने इको सेंसिटिव जोन को ऐसे क्षेत्रों या जोन के रूप में परिभाषित किया है जिनमें पहचाने गए ऐसे पर्यावरणीय संसाधन मौजूद हैं जिनका मूल्य अतुलनीय है। साथ ही इनके भूक्षेत्र, वन्य जीव, जैव विविधता तथा ऐतिहासिक और प्राकृतिक मूल्य के संरक्षण के लिए इन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना 2002 से 2016 के अनुसार इको सेंसिटिव एरिया यानी ESA राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों जैसे संरक्षित क्षेत्रों के 10 किलोमीटर के भीतर स्थित क्षेत्र हैं। इको सेंसिटिव एरिया को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित एवं विनियमित किया जाता है। तो अब बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने कोटा निर्धारित करने के लिए अनुसूचित जाति यानी SC और अनुसूचित जनजाति यानी ST वर्गों में उप वर्गीकरण की अनुमति दी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब राज्य एवं अन्य बनाम दविंदर सिंह और अन्य 2024 मामले में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्गों के संबंध में एक निर्णय दिया है। कोर्ट के अनुसार राज्य SC व ST वर्गों के भीतर अधिक वंचित समूहों को अतिरिक्त कोटा प्रदान करने हेतु इन वर्गों में उप वर्गीकरण कर सकती है। इससे पहले 2005 के EV चिन्नया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि संविधान के अनुच्छेद 341(1) के तहत राष्ट्रपति के आदेश में उल्लिखित सभी जातियां सजातीय समूह के एक ही वर्ग से संबंधित हैं और उन्हें आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें, अनुच्छेद 341(1) के तहत भारत का राष्ट्रपति किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कुछ समुदायों को आधिकारिक तौर पर अनुसूचित जातियों के रूप में नामित कर सकता है। चलिए खबर की बेहतर जानकारी के लिए एक नजर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मुख्य बिंदुओं पर डालते हैं। राज्य उप वर्गीकरण की अनुमति देते समय किसी उपवर्ग के लिए 100% आरक्षण निर्धारित नहीं कर सकते। सरकारों को उप वर्गीकरण से पहले एक अनुभवजन्य अध्ययन करना होगा। राज्य की उप वर्गीकरण करने की शक्ति न्यायिक समीक्षा के अधीन है। यह उप वर्गीकरण संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। साथ ही यह अनुच्छेद 341 के तहत राष्ट्रपति के अनुसूचित जातियों के निर्धारण संबंधी विशेषाधिकार का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति यानी SCs के क्रीमी लेयर उपवर्ग को SC श्रेणियों के लिए निर्धारित आरक्षण लाभ से बाहर रखने की आवश्यकता व्यक्त की है। आपको बता दें, वर्तमान में क्रीमी लेयर की अवधारणा केवल अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के आरक्षण पर ही लागू होती है। चलिए बात करते हैं अगली मुख्य खबर की। विश्व बैंक ने वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 मिडिल इनकम ट्रैप जारी की। रिपोर्ट में विकासशील देशों को मिडिल इनकम ट्रैप से बचाने के लिए एक व्यापक रोड मैप का उल्लेख किया गया है। मिडिल इनकम ट्रैप एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक मध्यम आय वाला देश व्यवस्थित समृद्धि में स्लो डाउन का अनुभव करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह उच्च आय स्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक नई आर्थिक संरचनाओं को नहीं अपना पाता है।
जिस देश का प्रति व्यक्ति वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी $1,136 से $13,845 के बीच होता है, उसे मध्यम आय वाला देश माना जाता है। चलिए खबर को बेहतर तरह से समझते हैं और रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। जैसे जैसे देश समृद्ध होते जाते हैं, वे आमतौर पर प्रति व्यक्ति वार्षिक अमेरिकी जीडीपी के लगभग 10% यानी आज के $8,000 के बराबर पर आकर एक इनकम ट्रैप में फंस जाते हैं और इसके बाद वे तेजी से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। 1990 के बाद से केवल 34 मध्यम आय वाले देश यानी MIC उच्च आय वाले देश के रूप में प्रगति करने में सफल रहे हैं। 2023 के अंत में 108 देशों को मध्यम आय वाले देश के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इन देशों में वैश्विक आबादी का 75% हिस्सा रहता है और ये देश वैश्विक जीडीपी में 40% से अधिक का योगदान करते हैं। मिडिल इनकम ट्रैप में फंसे देशों को इससे निकलने के लिए कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है, जैसे कि तेजी से बढ़ती वृद्धजन आबादी, विकसित अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ता संरक्षणवाद, एनर्जी ट्रांजिशन में तेजी नहीं लाना इत्यादि। भारत को 2007 में निम्न मध्यम आय वाला देश माना गया था। तब से यह प्रति व्यक्ति $2,540 की वर्तमान सकल राष्ट्रीय आय यानी GNI के साथ निम्न मध्यम आय वाले देश बना हुआ है। मौजूदा रुझानों के अनुसार भारत को प्रति व्यक्ति अमेरिकी आय के 1/4 तक पहुंचने में अभी 75 साल लगेंगे। अंत में रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें भी जान लेते हैं। पहली है 3I यानी इन्वेस्टमेंट, इन्फ्यूजन एंड इनोवेशन रणनीति। पहला ध्यान निवेश यानी इन्वेस्टमेंट पर और फिर नई प्रौद्योगिकियों के समावेशन यानी इन्फ्यूजन पर केंद्रित करना चाहिए। अंत में एक 3 आयामी रणनीति अपनानी चाहिए जो 3I को संतुलित करेगी। व्यापार गतिशीलता को प्रोत्साहित करने और पूंजी बाजार को गहन बनाने के लिए मूल्य वर्धन करने वाली कंपनियों को पुरस्कृत किया जाना चाहिए। महिलाओं, अल्पसंख्यकों और वंचित समूहों को समान अवसर प्रदान करके सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। उदाहरण के लिए भारत में महिलाओं के समक्ष उद्यमिता संबंधी बाधाओं को दूर करने से वास्तविक आय में 40% की वृद्धि होगी। ऊर्जा की कीमतों में पर्यावरणीय लागतों को प्रतिबंधित करके आर्थिक दक्षता बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। वियतनाम के प्रधानमंत्री ने भारत की राजकीय यात्रा की। आपको बता दें, भारत वियतनाम को अपनी एक्ट ईस्ट नीति का एक प्रमुख स्तंभ और अपने इंडो पैसिफिक विजन में एक महत्वपूर्ण भागीदार मानता है। इस यात्रा के मुख्य परिणामों की बात करें तो दोनों देशों ने 2024 से 2028 की अवधि के दौरान व्यापक रणनीतिक साझेदारी के कार्यान्वयन के लिए एक कार्य योजना को अपनाया है। कुछ क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों यानी MOUs पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं, जैसे कि सीमा शुल्क, क्षमता निर्माण, कृषि अनुसंधान व शिक्षा, कानूनी क्षेत्र, रेडियो एवं टेलीविजन और औषधीय पादप। रक्षा खरीद के लिए भारत द्वारा $300 मिलियन की ऋण सुविधा देने पर भी समझौता हुआ। वियतनाम ने आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन यानी CDRI में शामिल होने का फैसला किया। दोनों पक्षों ने कहा है कि वे विस्तारवाद का नहीं बल्कि विकासवाद का समर्थन करते हैं। साथ ही उन्होंने स्वतंत्र, खुले और नियम आधारित हिंद प्रशांत के लिए सहयोग करने पर भी सहमति प्रकट की। आगे बढ़ते हैं और भारत वियतनाम के बीच संबंधों को भी विस्तार से जान लेते हैं। ऐतिहासिक तौर पर देखें तो दोनों देशों के बीच 1972 में पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। 2016 में इन संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के रूप में अपग्रेड कर दिया गया था। भारत मेकांग गंगा सहयोग यानी MCG के तहत त्वरित प्रभाव वाली परियोजनाएं संचालित कर दोनों देशों ने विकास संबंधी सहयोग स्थापित किए हैं। साथ ही भारत वियतनाम के माई सन यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का जीर्णोद्धार और संरक्षण कर रहा है। वित्त वर्ष 2024 में भारत और वियतनाम के बीच $14.82 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था। इस व्यापार में भारत ने वियतनाम को $5.47 बिलियन का निर्यात किया था, जबकि भारत ने वियतनाम से $9.35 बिलियन का आयात किया था। रक्षा सहयोग के संबंध में देखा जाए तो दोनों देशों ने 2030 तक भारत वियतनाम रक्षा साझेदारी पर संयुक्त विजन वक्तव्य पर 2022 में हस्ताक्षर किए थे। दोनों देश संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स यानी VINBAX आयोजित करते हैं और बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास मिलन यानी MILAN में भी हिस्सा लेते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर की तरफ।
भारत सरकार के आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने डोनर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। इस डोनर एग्रीमेंट में साक्ष्य आधारित पारंपरिक पूरक एवं एकीकृत चिकित्सा यानी ट्रेडिशनल कॉम्प्लीमेंट्री एंड इंटीग्रेटेड मेडिसिन TCIM के लिए एक प्रमुख ज्ञान केंद्र के रूप में WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र यानी GTMC की स्थापना को मान्यता दी गई है। इसका उद्देश्य लोगों और पृथ्वी के स्वास्थ्य एवं कल्याण को बेहतर करना है। भारत गुजरात के जामनगर में WHO GTMC के परिचालन का समर्थन करने के लिए 10 वर्षों यानी 2022 से 2032 तक की अवधि में 85 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान करेगा। खबर की शुरुआत करते हैं और पारंपरिक चिकित्सा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। परंपरागत चिकित्सा विविध संस्कृतियों की मान्यताओं और अनुभवों पर आधारित ज्ञान एवं प्रथाएं हैं जिनका उपयोग बीमारी की रोकथाम, निदान या उपचार में किया जाता है। इसमें जड़ी बूटियों व आध्यात्मिक थेरेपी से उपचार किया जाता है। इसमें आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी तथा सोवा रिगपा, चीनी पद्धति, एक्यूपंक्चर आदि शामिल हैं। WHO के 194 सदस्य देशों में से 170 से अधिक देशों में विश्व की 80% से अधिक आबादी वर्तमान में किसी न किसी रूप में पारंपरिक चिकित्सा का उपयोग करती है। आपको बता दें कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर 2018 के अस्ताना घोषणा पत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने हेतु पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान और प्रौद्योगिकियों को शामिल करने की आवश्यकता पर बल दिया गया था। पारंपरिक चिकित्सा से संबंधित कुछ चिंताएं भी मौजूद हैं, आइए इन्हें भी जान लेते हैं। पारंपरिक चिकित्सा उत्पादों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं, विशेषकर जब अन्य दवाओं के साथ या हाई डोज के रूप में उनका उपयोग किया जाता है। अधिकांश पारंपरिक चिकित्सा उत्पाद अविनियमित हैं। अंत में पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में शुरू की गई पहलों पर भी चर्चा कर लेते हैं। पहली है राष्ट्रीय आयुष मिशन। मौजूदा आयुष अस्पतालों और औषधालयों को उन्नत किया गया है तथा नए आयुष अस्पताल व औषधालय स्थापित किए गए हैं ताकि आयुष सेवाओं तक बेहतर पहुंच प्रदान की जा सके। और दूसरी है आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना। इसे पारंपरिक चिकित्सा उत्पादों के विकास के लिए शुरू किया गया है। और आखिरी है आयुष स्वास्थ्य। आयुष में अनुसंधान और विकास गतिविधियों की शुरुआत करने तथा उन्हें अपग्रेड करने के लिए पात्र व्यक्तिगत संगठनों या संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। चलिए बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की। हमारे आज के व्यक्तित्व हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जी का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। वे विद्वान, दार्शनिक और राष्ट्रवादी थे। उन्होंने स्वराज अर्थात स्वशासन का समर्थन किया था। वे ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने वाले पहले नेताओं में से एक थे। उन्होंने अप्रैल 1916 में बेलगावी में होम रूल लीग की स्थापना की थी। एनी बेसेंट ने भी अपनी एक अलग होम रूल लीग स्थापित की थी, लेकिन दोनों लीगों का कभी विलय नहीं हुआ। उन्होंने 2 समाचार पत्रों, मराठी में केसरी और अंग्रेजी में द मराठा का संपादन किया। उन्होंने गीता रहस्य की रचना भी की थी। उन्होंने उत्तरदायी सहयोग की नीति का पालन किया तथा नए सुधारों को निर्णायक दिशा देने से पहले ही 1 अगस्त 1920 को उनकी मृत्यु हो गई। हम बाल गंगाधर तिलक जी से देशभक्ति, साहस और दृढ़ता जैसे जीवन मूल्य सीख सकते हैं। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। एक हालिया स्टडी ने अलग अलग तरह के कैंसर में किंडलिन्स के प्रभावों की जांच की है। किंडलिन को लक्षित करने से कैंसर के नए उपचार विकसित किए जा सकते हैं। किंडलिन्स अडेप्टर प्रोटीन है। ये कशेरुकियों यानी वर्टिब्रेट्स में सभी प्रकार की कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन से जुड़ी कोशिकाओं के भीतर मौजूद होते हैं। भारतीय खगोलविदों ने जाइंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप यानी GMRT का उपयोग करके 34 नए जाइंट रेडियो सोर्सेज की खोज की है। GMRT पुणे के पास स्থাपित है। इसका संचालन राष्ट्रीय रेडियो खगोल भौतिकी केंद्र यानी NCRA द्वारा किया जाता है। एक हालिया स्टडी में खुले पारिस्थितिकी तंत्र पर वुडी अतिक्रमण यानी वुडी एनक्रोचमेंट के प्रभाव का विश्लेषण किया गया है। वुडी अतिक्रमण से तात्पर्य किसी पारिस्थितिकी तंत्र में वृक्षों और झाड़ियों के प्रसार में वृद्धि से है। एथलीट अपने प्रदर्शन में सुधार के लिए आनुवंशिक परीक्षण का सहारा ले रहे हैं। आनुवंशिक परीक्षण में किसी व्यक्ति के DNA का विश्लेषण करके उन आनुवंशिक वेरिएंट्स की पहचान की जाती है जो एथलेटिक प्रदर्शन, स्वास्थ्य संबंधी खतरों और पोषण संबंधी आवश्यकताओं जैसे अलग अलग लक्षणों को प्रभावित कर सकते हैं।
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI ने रैनसमवेयर हमले से प्रभावित बैंकों में भुगतान को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। रैनसमवेयर एक प्रकार का मैलवेयर है। ये मैलवेयर के शिकार डिवाइस के संवेदनशील डेटा या डिवाइस को बंधक बनाकर रखता है और धमकी देता है कि जब तक पीड़ित यूजर हमलावर को फिरौती नहीं देता तब तक इसे लॉक करके रखा जाएगा। राज्य 1 अगस्त 2024 से ई नीलामी में भाग लिए बिना खुला बाजार बिक्री योजना यानी OMSS के तहत भारतीय खाद्य निगम यानी FCI से चावल की खरीद कर सकते हैं। इसका लक्ष्य नए खरीद सीजन की शुरुआत से पहले स्टॉक के भारी अधिशेष को कम करना है। OMSS घरेलू का अर्थ ई नीलामी के माध्यम से खुले बाजार में खाद्यान्न की पेशकश से है। विश्व व्यापार सांख्यिकी समीक्षा यानी WSTR 2023 विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का प्रमुख सांख्यिकीय प्रकाशन है। WSTR 2023 में विश्व व्यापार में नवीनतम विकास के रुझानों की चर्चा की गई है। इसमें पण्य यानी मर्चेंडाइज और वाणिज्यिक सेवाओं में वैश्विक व्यापार पर प्रमुख डेटा शामिल है। वैज्ञानिकों ने पूर्वोत्तर में मुड़े हुए पंजों वाली गेको की 6 नई प्रजातियां खोजी हैं। इन्हें अरुणाचल प्रदेश के नामदफा और कमलांग टाइगर रिजर्व, नागालैंड, मणिपुर तथा मिजोरम के डगेंगपुई वन्यजीव अभयारण्य में खोजा गया है। यह एक निशाचर प्रजाति है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।